हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है। चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमें कंटेंट क्या क्या कवर करना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले आपको करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, एम्प्लॉय काउंसलिंग, जॉब ट्रांसफर एंड प्रमोशन, compensation concept and policies, base and supplementary compensation, individual, group and organization incentive plans, fringe benefit, performance linked compensation, employee stock option, payment compensation system and job evaluation। इतना कंसेप्ट हमें कवर करना है। ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, हो सकता है इस यूनिट के 3 से 4 पार्ट तक भी आ सकते हैं आपके। जैसा भी आएगा वो आपको यहीं चैनल पर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहला कंसेप्ट जो था वो था आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली एन एम्प्लॉयज पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ हिज एक्सपेक्टेड रोल परफॉर्मेंस एंड अबाउट हिज फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? एक एम्प्लॉय की जो पहले उसकी परफॉर्मेंस थी, जो आज के टाइम पर उसकी परफॉर्मेंस है, और आने वाले फ्यूचर में जो उसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, पोटेंशियल उसकी, उन चीज को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से जो मेजर करा जाता है, उस चीज को हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड फिलिपो, इन्होंने क्या डिफाइन दिया है? एडवर्ड फिलिपो ने परफॉर्मेंस अप्रेजल की, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक, पेरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑन एन एम्प्लॉयज एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, इज पोटेंशियल फॉर बेटर जॉब। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमैटिक, पेरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग का तरीका है एक एम्प्लॉय की एक्सीलेंस को किस चीज से रिलेटेड, उसकी प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड और आने वाली फ्यूचर जॉब की पोटेंशियल से रिलेटेड, उस चीज को कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। और एक और डिफाइन दिया आपको वाइनी कैसिसियो ने, द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉय जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथ वीकनेस। ये क्या है? एक डिस्क्रिप्शन रहेगा एक एम्प्लॉय की जॉब से रिलेटेड स्ट्रेंथ और वीकनेस का। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बी कंडक्टेड वंस इन एवरी 6 मंथ और वंस इन अ ईयर। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं, साल में 1 बार, साल में 2 बार। द बेसिक आइडिया ऑफ अप्रेजल इज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय गिविंग हिम फीडबैक। इसका जो बेसिक आइडिया है वो क्या होता है? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके उसे फीडबैक देना, ये चीज कहलाती है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर आता है आपका पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमें ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो नंबर 1 में आता है आपका फीडबैक टू एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ बेनिफिशियल बिकॉज इट प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉय अबाउट हिज परफॉर्मेंस। इट आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट सो दैट एम्प्लॉय कैन इम्प्रूव इटसेल्फ।
परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक बेनिफिट होता है कि ये एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करवाता है उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जिससे फिर एम्प्लॉय को पता लग जाता है कि उसे किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है और वो खुद से वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लेता है। वो चीज का एक बेनिफिट होता है, इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल एक जरूरी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ड्यू टू परफॉर्मेंस अप्रेजल इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एम्प्लॉय टू improve हिमसेल्फ। अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी अरेंज्ड। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन को भी बताता है कि किस टाइप के एम्प्लॉय में किन चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे वो उस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज कर पाते हैं और उन एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा पाते हैं, जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये दूसरा बेनिफिट है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट है हेल्प टू डिसाइड प्रमोशन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड अ रिपोर्ट अबाउट द एम्प्लॉय। बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट फ्यूचर प्रमोशन आर डिसाइडेड, इंसेंटिव सैलरी इंक्रीज इज डिसाइडेड। क्या बोला है, थर्ड क्या पर्पस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयज के बारे में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, एक बेसिस मिल जाता है, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगता है कि हमें किस एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, किस एम्प्लॉय को इंसेंटिव देना है, किस एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज करना है। ये सारी चीजें भी उसे पता लग पाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये इसका नेक्स्ट पर्पस है। फिर फोर्थ है आपका वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल द एचआर डिपार्टमेंट कैन आइडेंटिफाई वेदर एनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कंपनी। नॉर्मली अ साउंड सिलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से जो एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता है उसे भी पता लग जाता है कि क्या जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है, जिस तरीके से कंपनी नॉर्मली सिलेक्ट करती है एम्प्लॉय को, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है, जिससे और वेल परफॉर्म्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्ट किए जा सके, बेटर परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जा सके। तो ये आपका नेक्स्ट पर्पज होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर आएगा फिफ्थ आपका डिसाइडिंग ट्रांसफर एंड ले ऑफ ऑफ द वर्कर। तो एम्प्लॉय विद स्पेसिफिक टैलेंट कैन बी ट्रांसफर टू प्लेस वेयर देयर टैलेंट आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। सिमिलरली डिसीजन रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय डिपेंड अपॉन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है कि किस एम्प्लॉय के अंदर क्या स्पेसिफिक टैलेंट है और उसे हम उस जगह पर ट्रांसफर कर सके जहां पर उस टैलेंट की जरूरत है। और इसके अलावा ये भी पता लगता है कि किस एम्प्लॉय को हमें टर्मिनेट करना है जो हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो कंपनी कैन प्लान फॉर फ्यूचर वैकेंसी एट हायर लेवल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर फ्यूचर में जो आने वाली वैकेंसी है हायर लेवल की, उसके लिए कैंडिडेट को पहले से ही सिलेक्ट कर सकती हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सिमिलरली करियर प्लानिंग कैन बी डन फॉर द एम्प्लॉय ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय की कैरियर प्लानिंग भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये आपके पर्पस होते हैं 6 पर्पस की परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के लिए किस तरीके से जरूरी है, इसका क्या पर्पस होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की परफॉर्मेंस अप्रेजल करा किस प्रोसेस से जाता है, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके। तो पहला स्टेप आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इन दिस वेरी फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मेंस अप्रेजल द एचआर डिपार्टमेंट डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। दे डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर ईच एंड एवरी जॉब। सबसे पहला स्टेप होता है जो एचआर मैनेज डिपार्टमेंट के हेड को परफॉर्म करना होता है, वो होता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना कि एक जो एम्प्लॉय है उसे उससे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, वो किस तरीके का कितनी परफॉर्मेंस का काम करेगा, वो आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा। फिर उसके अगेंस्ट सारे वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करा जाएगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेट टू द एम्प्लॉय। तो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डिसाइडेड इन फर्स्ट स्टेप आर नाउ कन्वेड टू एम्प्लॉय सो दैट एम्प्लॉय विल नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एंड विल बी एबल टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। अब जब फर्स्ट स्टेप में जो हमने स्टैंडर्ड स्टेबलाइज कर लिया, उस स्टैंडर्ड को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को बताएंगे उस स्टैंडर्ड के बारे में, जिससे उन्हें पता लग सके कि कंपनी को उनसे किस तरीके का वर्क एक्सपेक्टेड है और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी इंप्रूवमेंट करके वर्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नाउ मेजर बाय एचआर डिपार्टमेंट। डिफरेंट मेथड कैन बी यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। द मेथड यूज डिपेंड अपॉन कंपनीज कन्वीनियंस। अब एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गए, स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद क्या करता है एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ट्रेडिशनल या मॉडर्न किसी भी तरीके का मेथड का यूज करा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग।
फोर्थ आता है आपका कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज नाउ जज्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड द स्कोर अचीव्ड बाय हिम। अब फोर्थ स्टेप में क्या करा जाता है, परफॉर्मेंस जब मेजर हो जाती है तो उस मेजर्ड परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था उसके साथ कंपेयर करा जाता है कि जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए थी या वो मिली है या वो परफॉर्मेंस नहीं मिली एम्प्लॉय से। अकॉर्डिंगली वी कम टू नो विच कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस द एम्प्लॉय फॉल इनटू एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सेट्रा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे हम एम्प्लॉयज को एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा वेरी गुड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा गुड परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सिर्फ सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्कशन रिजल्ट। तो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल आर इन्फॉर्म्ड और कन्वेड टू हिम बाय एचआर डिपार्टमेंट। अब जब परफॉर्मेंस मेजर हो जाती है तो उसका जो भी रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट एचआर डिपार्टमेंट किसे एम्प्लॉय को बता देता है। अब फीडबैक इज गिवन टू एम्प्लॉय आस्किंग हिम टू चेंज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव देम। एम्प्लॉय को फीडबैक दी जाती है और उनको पूछा जाता है कि मतलब बताया जाता है एक तरीके से कि किन किन परफॉर्मेंस एरियाज में उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप होता है कलेक्टिव एक्शन। तो द एम्प्लॉय इज गिवन अ चांस और अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव हिमसेल्फ इन द एरिया स्पेसिफाइड बाय एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद एम्प्लॉय को एक चांस दिया जाता है कि जिस एरिया में एचआर डिपार्टमेंट ने उन्हें बताया है इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसमें वो इंप्रूवमेंट कर लें। द एचआर डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली रिसीव और कीप्स अ चेक ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड नोट डाउन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। फिर एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, कॉन्स्टेंटली रिसीव करता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है और उसकी इंप्रूवमेंट को नोट डाउन करता रहता है कि उस एम्प्लॉय में इंप्रूवमेंट हो रही है या इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। तो द परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी है वो रेगुलर बेसिस पर इम्प्लीमेंट करी जानी चाहिए। अ रिव्यू मस्ट बी डन फ्रॉम टाइम टू चेक वेदर एनी चेंज इन पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। जिससे एक रिव्यू करते रहना चाहिए उससे, जिससे हमें पता चलता रहे कि पॉलिसी में टाइम टू टाइम कोई चेंज या रिक्वायरमेंट की जरूरत है या नहीं है। नेसेसरी चेंजेस आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और टाइम टू टाइम उस तरीके से पॉलिसी में नेसेसरी चेंजेस किए जाने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये आपके 7 स्टेप होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि जो मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो हमने स्टेप 3 के अंदर आई थिंक बात कर रही थी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की, उसमें जो 2 तरीके के मेथड यूज करे जाते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, उनके बारे में अब हमें देखना है कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं और मॉडर्न मेथड के अंदर आपकी कौन कौन सी टेक्निक आती हैं। तो पहला मेथड वही है, ट्रेडिशनल मेथड में हमारा आता है चेकलिस्ट मेथड। तो इन दिस मेथड द बॉस इज गिवन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट जूनियर। The question are followed by checkbox. The superior has to put tick mark in any of the box. इसके अंदर क्या करा जाता है, जो सीनियर होता है या बॉस होता है उसे एक चेकलिस्ट दी जाती है। उसके बाद उसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखकर उस चेकलिस्ट को फिल करना होता है, टिक लगाना होता है जिस भी बॉक्स में वो रिलेवेंट टिक लगाना चाहे। सेकंड तरीका होता है हमारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अप्रेज आईएएस ऑफिसर एंड अदर हाई लेवल ऑफिशियल। ये जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ये तरीका कहाँ पर ज्यादा पॉपुलर होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पॉपुलर होता है जहां पर हमें किसी हायर ऑफिशियल या आईएएस वगैरह की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना होता है। इन दिस मेथड द सीनियर और द बॉस राइट अ रिपोर्ट अबाउट जूनियर गिविंग हिम डिटेल अबाउट द performance about the employee. The report is kept highly confidential and access to report is limited. इसके अंदर क्या होता है, जो सीनियर या बॉस होता है वो क्या करता है, अपने जूनियर के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है और जो कि एक हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है और हर किसी को इसकी एक्सेस नहीं होती है। नेक्स्ट आती है हमारी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो इन दिस मेथड क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस ऑन द जॉब आर नोटेड डाउन अलोंग विद एम्प्लॉय बिहेवियर एंड रिएक्शन इन ऑल दीज सिचुएशन। ये क्या तरीका है, इसके अंदर जॉब पर जो भी क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए होते हैं उन्हें नोट डाउन करा जाता है और एम्प्लॉय ने उन इंसिडेंट के टाइम पर किस तरीके से बिहेव करा और किस तरीके से रिएक्ट करा, ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड करी जाती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसिडेंट आर मेंशन्ड और इसके अंदर दोनों तरीके की, कोई पॉजिटिव इंसिडेंट या कोई नेगेटिव इंसिडेंट, दोनों तरीके की चीजें मेंशन करी जाती हैं। नेक्स्ट होता है आपका मेथड रैंकिंग मेथड। तो इन दिस मेथड रैंक्स आर गिवन टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। रैंकिंग मेथड के अंदर एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ रैंकिंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को रैंकिंग करने के यहाँ पर अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं। सिंपल रैंकिंग मेथड, अल्टरनेट रैंकिंग मेथड, पेयर कंपैरिजन मेथड। ये 3 मेथड आपको बताए हैं, सिंपल रैंकिंग मेथड, अल्टरनेट रैंकिंग मेथड एंड पेयर्ड कंपैरिजन मेथड।
नेक्स्ट होता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल रेफर्स टू यूजिंग स्पेसिफिक फैक्टर टू अप्रेज पीपल। इसके अंदर क्या करा जाता है, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर का यूज करा जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। द एंटायर अप्रेजल इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट। और इसके अंदर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करा जाता है उसे हम चार्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। द चार्ट कंटेन्स सर्टेन कॉलम विच इंडिकेट क्वालिटी विच आर बीइंग अप्रेज्ड एंड अदर कॉलम विच स्पेसिफाई द रैंक टू बी गिवन। इस चार्ट के अंदर कुछ कॉलम होते हैं जिसके अंदर क्वालिटीज बताई गई होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं जिसके अंदर रैंक दी जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है नैरेटेड एसे। तो इन दिस मेथड द सीनियर और द बॉस इज सपोज टू राइट अ नैरेटिव एसे डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ हिज जूनियर। नैरेटेड एसे में क्या होता है, सीनियर या जो बॉस होता है वो एक एसे के अंदर डिस्क्राइब करता है अपने जूनियर की सारी क्वालिटीज के बारे में। He may describe the employee strength and weakness, analytical ability. The narrative essay end with a recommendation for future promotion or future incentive. इसके अंदर वो अपने एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, वीकनेस, एनालिटिकल एक्टिविटीज, एबिलिटीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है और लास्ट में रिकमेंड करता है कि फ्यूचर में प्रमोशन किस तरीके का होना चाहिए इस एम्प्लॉय का और किस तरीके का इसे इंसेंटिव मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो इन दिस मेथड एवरी एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड trait wise with other person one at a time. The number of time one person is compared with other is tallied on a piece of paper. इस मेथड के अंदर क्या करा जाता है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करा जाता है और हर एम्प्लॉय को हर एक एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करके टैली किया जाता है एक पीस ऑफ पेपर पर। दीज नंबर ऑफ हेल्प इन यील्डिंग रैंक ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को रैंक देने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। तो अंडर दिस सिस्टम सर्टेन फीचर लाइक एनालिटिकल एबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, जॉब नॉलेज एटसेट्रा आर सिलेक्टेड फॉर इवैल्यूएशन द एम्प्लॉय ऑन गिवन ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ रेटर। इसके अंदर क्या करा जाता है, इसमें एनालिटिकल एबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी और जॉब की नॉलेज के बारे में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है और एम्प्लॉय को सिलेक्ट इवेल्युएट करा जाता है उसकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग और जजमेंट दिया जाता है उसकी रेटिंग देकर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सम रेटर सफर फ्रॉम अ कांस्टेंट एरर, दे रेट ऑफ एम्प्लॉय एज ओनली गुड, एवरेज एंड पुअर, दे डज नॉट इवेल्युएट द एम्प्लॉय प्रॉपर्ली। दिस सिस्टम मिनिमाइज रेटर बायस सो दैट ऑल द एम्प्लॉय आर नॉट सिमिलरली रेटेड। अब क्या होता है, कुछ जो रेटिंग देने वाले पर्सनल होते हैं, हेड होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो एम्प्लॉय को रेटिंग देते हैं वो सिर्फ कुछ ही रेटिंग देते हैं, जैसे कि कुछ को गुड दे दी, कुछ को एवरेज दे दी, कुछ को पुअर दे दी, जिससे एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से इवेल्युएट नहीं किया जा पाता है। तो इसी बाइस को कम करने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करा जाता है जिससे सारे एम्प्लॉय को सिमिलरली रेटिंग ना मिले। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेशन। तो अंडर द नॉमिनेशन मेथड अप्रेजर आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एक्सेप्शनली गुड एंड एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मर who are then singled out for special treatment। नॉमिनेशन के अंदर क्या करा जाता है, जो अप्रेजर होता है मतलब जो परफॉर्मेंस मेजर कर रहा होता है उससे ये बोला जाता है कि जो सबसे बेस्ट हैगा और जो सबसे पुअर परफॉर्मर है उसे आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उनको स्पेशल ट्रीट करा जाएगा। नेक्स्ट है वर्क सैंपल टेस्ट। तो इन दिस मेथड एम्प्लॉय आर गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्क रिलेटेड टू अ टेस्ट विच देन बी इवैल्यूएटेड। वर्क सैंपल टेस्ट में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कोई वर्क करने के लिए दिया जाता है, वो उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, फिर उस वर्क के बेसिस पर उन्हें इवैल्यूएट कराया जाता है, वो कहलाता है आपका वर्क सैंपल टेस्ट। तो ये आपके थे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेस्टिंग की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ट्रेडिशनली किस किस तरीके से टेस्ट करा जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो सबसे पहला आता है इसमें असेसमेंट सेंटर। तो असेसमेंट सेंटर्स आर प्लेस वेयर एम्प्लॉय आर असेस्ड ऑन सर्टेन क्वालिटी, टैलेंट एंड स्किल व्हिच दे पजेस। असेसमेंट सेंटर ऐसी जगह होती है जहां पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उनकी क्वालिटीज को, उनके टैलेंट और स्किल को असेस करा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन एज वेल एज अप्रेजल। इस मेथड का हम यूज सिलेक्शन के लिए भी करते हैं और परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए भी करते हैं। द पीपल हु अटेंडेड असेसमेंट सेंटर आर गिवन मैनेजमेंट गेम्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पजल्स, क्वेश्चनियर अबाउट डिफरेंट मैनेजमेंट रिलेटेड सिचुएशन। जो लोग ये असेसमेंट सेंटर अटेंड करते हैं और यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस मेजर करवाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है, उन्हें यहाँ पर कई तरीके की मैनेजमेंट गेम्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उनका, पजल्स, क्वेश्चनियर के थ्रू उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इट वाज इंटेंडेड टू बी मेथड ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग
इट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो। ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग का एक मेथड है, लेकिन इसका यूज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए भी कर लेते हैं। In this method, all members of the department, starting from lowest level employee to highest level employee, together discuss fixed target goals to achieved plan for achieving these goals and work together to achieve them. इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर हर मेंबर डिपार्टमेंट का, चाहे वो लोवेस्ट लेवल का एम्प्लॉय हो या हाईएस्ट लेवल का एम्प्लॉय, सारे इकट्ठे डिस्कस करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, गोल सेट करते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं और उनको अचीव करने के लिए साथ में मिलकर वर्क करते हैं। द सीनियर इन डिपार्टमेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द जूनियर। और इससे क्या होता है, इससे सीनियर जो होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने जूनियर की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकें। नेक्स्ट है बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसे हम बार्स कहते हैं। बार्स इन दिस मेथड द अप्रेजल इज डन टू टेस्ट द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड हिज जॉब। बार्स का यूज किस लिए करा जाता है, एक एम्प्लॉय का अपनी जॉब से रिलेटेड क्या एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को मेजर करने के लिए बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल का यूज करा जाता है। नॉर्मली पीपल विद पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड व्यू एंड परफॉर्म देयर जॉब डिफरेंटली एज कंपेयर टू पीपल विद नेगेटिव अप्रोच। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो पॉजिटिव अप्रोच या एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो अपनी जॉब को अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव अप्रोच के जो लोग होते हैं उनसे। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट या फिर अकाउंटिंग। तो इन दिस मेथड द एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद द इनकम रिसीव्ड ड्यू टू एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। इसके अंदर क्या करा जाता है, एक एम्प्लॉय पर हमने क्या खर्चा करा और उस एम्प्लॉय ने उस खर्चे से जो अपनी परफॉर्मेंस दी उससे कितनी इनकम जनरेट करी, उन दोनों चीजों को कंपेयर करा जाता है। A comparison is made to find out the utility of employee to the organization। इससे क्या पता लगता है एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या यूटिलिटी है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। The appraisal inform the employee about his contribution to the company and what expected in future। ये अप्रेजल होता है, ये क्या बताता है एम्प्लॉय की का क्या कंट्रीब्यूशन रहा अपनी कंपनी के लिए और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। नेक्स्ट है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इन दिस मेथड ऑफ अप्रेजल एंड ऑल राउंड अप्रोच इज अडॉप्टेड। फीडबैक अबाउट द एम्प्लॉय इज टेकन फ्रॉम एम्प्लॉय हिमसेल्फ, हिज सुपीरियर, हिज जूनियर, हिज कलीग्स, कस्टमर ही डील्स विद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर पीपल ही डील्स विद, एटसेट्रा। इस मेथड के अंदर क्या करा जाता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से अप्रेज करा जाता है, जिन जिन लोगों के साथ वो इन्वॉल्व रहता है, वर्क करता है, चाहे उसके सुपीरियर हो, चाहे जूनियर हो, कलीग्स हो, उसके कस्टमर्स हो, जिनके साथ भी वो डील करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए या कोई और भी लोग, उन सभी से उसके बारे में फीडबैक ली जाती है, उसका 360 डिग्री अप्रेजल करा जाता है। तो इसीलिए इसका नाम है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब जिनके साथ भी वो डील करता है उन सभी से उसके बारे में फीडबैक ली जाती है। तो ये आपके 5 मेथड होते हैं टोटल ट्रेडिशन मॉडर्न मेथड के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेज करने के। ठीक है, ये हो गया आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का कंसेप्ट। यहाँ पर अब आता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये क्या है, एक तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉय की एंगेजमेंट के लिए। It involves equipping manager and employee with the skills, tools, and knowledge needed to set performance exception, provide feedback, evaluate performance, and support employee growth and development। इसके अंदर हम ऐसे मैनेजर्स को इक्विप करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो कि एम्प्लॉय की स्किल से रिलेटेड टूल्स और नॉलेज हो उसके पास, टेक्निक्स पता हो उसे, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस की, फीडबैक की, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की और एम्प्लॉय को सपोर्ट करने की उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो उस चीज को आपका कहा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस गोल। तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू स्टेबलाइज क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड परफॉर्मेंस गोल दैट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसके अंदर क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स को स्टेबलाइज करना है जो कि किसके साथ अलाइन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप और क्या आता है इसके अंदर, प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो ट्रेनिंग मैनेजर ऑन हाउ टू डिलीवर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, praise achievement, address area for improvement and have meaningful performance conversation with their team member।
इसके अंदर मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवानी है, अचीवमेंट को प्रेज करना है, मतलब किस तरीके से रिकॉग्नाइज करनी है अचीवमेंट को, जिन एरियाज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उन्हें कैसे एड्रेस करना है, मीनिंगफुल परफॉर्मेंस कैसे बतानी है अपने टीम मेंबर को। ये सारी तरीके की ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू कंडक्ट फेयर एंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, असेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टेबलाइज गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर डेवलपमेंट। इसके अंदर और क्या करा जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर्स को किस तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को फेयर एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से कंडक्ट करना है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस तरीके से असेस करना है, जो हमने गोल्स और एक्सपेक्टेशंस स्टेबलाइज करी थी उनके अगेंस्ट, और उन्हें किस तरीके की डेवलपमेंट से रिलेटेड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवानी है, वो चीज इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है कोचिंग एंड मेंटरिंग, तो ट्रेनिंग मैनेजर ऑन हाउ टू कोच एंड मेंटर देयर एम्प्लॉय टू एनहांस परफॉर्मेंस, डेवलप स्किल्स, ओवरकम चैलेंज एंड अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ। इसके अलावा इसमें क्या करा जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर को कि जो उनके एम्प्लॉय हैं उन्हें किस तरीके से कोच एंड मेंटर करना है जिससे उनकी परफॉर्मेंस इनहांस हो सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव की जा सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू क्रिएट एंड इंप्लीमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान फॉर एम्प्लॉय हु आर नॉट मीटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, इंक्लूडिंग सेटिंग क्लियर गोल, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। इसके अलावा ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजर्स को कि जो एम्प्लॉय अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्लान इम्प्लीमेंट करने हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब इन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान के अंदर उन्हें क्लियर गोल सेट करने होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवानी होती है और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, achievement and exceptional performance to reinforce positive behavior and motivate continued success। इसके अलावा इसके अंदर और क्या करा जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैनेजर को कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे किस तरीके से रिवॉर्ड देना है, किस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन करना है, अचीवमेंट्स से रिलेटेड, उसके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड किस तरीके से उसे एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना है जिससे क्या हो, एक पॉजिटिव बिहेवियर और कंटिन्यूड सक्सेस मेंटेन की जा सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस डिस्कशन, फीडबैक, गोल्स, अचीवमेंट, चैलेंज एंड इंप्रूवमेंट प्लान टू मेंटेन अ एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके अलावा और किस चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करना है, फीडबैक्स को, गोल्स को, अचीवमेंट्स को, चैलेंजेस को, इम्प्रूवमेंट को, प्लान्स को किस तरीके से उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है और एक डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में सपोर्ट का वो वर्क करेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल एंड सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस, ट्रैक प्रोग्रेस, जनरेट रिपोर्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस डाटा। उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल एंड सिस्टम का यूज करना है परफॉर्मेंस प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और परफॉर्मेंस डेटा को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए जो आपके ये था आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस तरीके की ट्रेनिंग मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो आपका वो है आपका पोटेंशियल अप्रेजल। क्या होता है, अभी हमने देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब है पोटेंशियल अप्रेजल। तो पोटेंशियल अप्रेजल इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट एन एम्प्लॉयज फ्यूचर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसकी फ्यूचर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और एडवांस से रिलेटेड क्या पोटेंशियल है, उसकी उस पोटेंशियल को इवैल्यूएट करना कहलाता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल। It focus on assessing an employee's ability to take on higher level role, handle increased responsibility and contribute to organization long term success। पोटेंशियल मेजर में क्या करा जाता है, उसका देखा जाता है कि उसकी फोकस करा जाता है एम्प्लॉय की एबिलिटी पर कि वो किस तरीके से हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स को ले पाएगा, क्या वो हायर लेवल की जो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें किस तरीके से हैंडल कर पाएगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस में कंट्रीब्यूट करा पाएगा। तो ये सारी चीजें पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर मेजर करी जाती हैं आपकी।
Potential appraisal goes beyond evaluating current performance and look at an individual capacity to grow, learn, adapt and excel in future role. Potential appraisal के अंदर करंट टाइम की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करा जाता है, इसमें एक इंडिविजुअल को किस तरीके से वो अपने आप को ग्रो करेगा, लर्न करेगा, एडेप्ट करेगा और फ्यूचर के रोल को एक्सेल करेगा, उस चीज को मेजर करा जाता है. Potential appraisal help organization identify high potential employee who can groomed by leadership position, key role and specialized product. पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर पाती है हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय को, जिन्हें हम लीडरशिप पोजीशन, की रोल्स और स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं. इट इन्फॉर्म टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, सक्सेशन प्लानिंग, एफर्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती हैं? टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज बनाती हैं, सक्सेशन प्लानिंग एफर्ट्स करती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेती हैं, कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी स्टेबलाइज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. बाय कंडक्टिंग पोटेंशियल अप्रेजल अलोंगसाइड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर एम्प्लॉय करंट कंट्रीब्यूशन एंड फ्यूचर पोटेंशियल. ये पोटेंशियल अप्रेजल कंडक्ट करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव व्यू क्रिएट कर लेती हैं अपने करंट एम्प्लॉय के बारे में कि वो अभी कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो फ्यूचर में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन अपना देने वाले हैं. तो ये होता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल का कंसेप्ट. ठीक है, फिर आता है आपका की कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल में इंक्लूड. पोटेंशियल अप्रेजल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो सबसे पहले कैरियर एस्पिरेशन आता है. तो असेसिंग एन एम्प्लॉय कैरियर गोल, एम्बिशन एंड विलिंगनेस टू टेक अ न्यू चैलेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन असेस करती है कि एक एम्प्लॉय का कैरियर गोल क्या है, उसका क्या एम्बिशन है और वो किस तरीके से न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेगा. नेक्स्ट है लर्निंग एजिलिटी. तो इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉयज एबिलिटी टू लर्न क्विकली, अडेप्ट टू चेंज, एक्वायर न्यू स्किल्स एंड अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन. और क्या इवैल्यूएट होता है इसकी मदद से? कि एक एम्प्लॉय की क्या एबिलिटी है कि वो नई चीजों को किस तरीके से कितनी जल्दी सीखेगा, किस तरीके से चेंजेस के साथ अडेप्ट करेगा, न्यू स्किल्स को किस तरीके से एक्वायर करेगा और नई जो अपनी नॉलेज है उन्हें अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई करेगा. नेक्स्ट है लीडरशिप पोटेंशियल. तो आइडेंटिफाई एम्प्लॉय हु डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटीज, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर. ऐसे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स होती है और एबिलिटी होती है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो असेसिंग एन एम्प्लॉय क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन टू इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल की मदद से और क्या असेस करा जाता है? एक एम्प्लॉय कितना क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है उसकी, वो न्यू आइडिया को जनरेट करने की कैसी एबिलिटी है उसके अंदर और इनोवेशन में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो ये सारी चीजें भी इसकी मदद से मेजर करी जाती हैं. नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी. तो इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, ओपननेस टू चेंज एंड एबिलिटी टू थ्राइव इन डायनेमिक एंड इवॉल्विंग वर्क एनवायरनमेंट. इसके अलावा एक एम्प्लॉय कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रेजिलियंस है, कितना ओपन है चेंजेस के और उसकी डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज होने की क्या एबिलिटी है, उस सारी चीजों को मेजर करा जाता है इसके अंदर. तो उस चीज को कहा जाता है आपका एडेप्टेबिलिटी. नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल. तो असेसिंग एन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क एबिलिटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी. इसके अंदर एक एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम वर्क की एबिलिटी और रिलेशनशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को असेस करा जाता है. नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड ड्राइव. तो इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय लेवल ऑफ मोटिवेशन, कमिटमेंट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड विलिंगनेस टू गो अबव एंड बियॉन्ड इन देयर रोल. इसके अलावा एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कि किस तरीके का उसका मोटिवेशन लेवल है, किस तरीके की उसकी कमिटमेंट है कि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड और वो अपने रोल से कितना बियॉन्ड जाकर वर्क कर सकता है, ये सारी चीजें भी इवैल्यूएट करी जाती हैं. तो ये कहलाता है आपका पोटेंशियल अप्रेजल का कंसेप्ट कि पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती हैं. आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं स्टॉप. इससे आगे का जो भी कंसेप्ट है, ये एम्प्लॉय काउंसलिंग और इससे आगे का जो भी कंसेप्ट है वो हम करेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर. तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.